क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारा दक्षिण भारत कैसा दिखता था? आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे और एक बहुत ही फलती फूलती सभ्यता यानी कि प्रारंभिक तमिलकम की दुनिया को खंगालेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो इस सफर में हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम जानेंगे कि यह तमिलकम आखिर था क्या। फिर हम मिलेंगे उन 3 शक्तिशाली राजवंशों से जिन्होंने इस जमीन पर राज किया। उसके बाद देखेंगे कि उनकी अर्थव्यवस्था कितनी जबरदस्त थी, उनके समाज की एक झलक लेंगे और आखिर में हम उनकी शानदार साहित्यिक दुनिया में गोता लगाएंगे। तो हमारा पहला पड़ाव ये समझना कि तमिलकम आखिर है क्या। आइए सबसे पहले इस नाम को ही तोड़कर समझते हैं। तमिलकम, इसका सीधा सा मतलब है तमिलों की भूमि। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि ये उस पूरे इलाके की पहचान थी जहां प्राचीन काल में तमिल भाषा और संस्कृति अपने पूरे जोर पर थी। और हां, ये इलाका सिर्फ आज के तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं था। जरा सोचिए, इसमें आज का केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के भी कुछ हिस्से आते थे। मतलब ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र था जिसे एक भाषा और एक जैसी जीवन शैली ने आपस में जोड़कर रखा हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी जमीन पर आखिर राज कौन करता था? देखिए, इस विशाल भूमि पर 3 महाशक्तियों का राज था, चेर, चोल और पांड्या। इन्हें प्यार से या शायद खौफ से 3 ताज वाले राजा कहा जाता था। और हां, इनके बीच सत्ता के लिए खींचतान लगातार चलती रहती थी, जिसकी वजह से यहाँ की राजनीति हमेशा ही बड़ी दिलचस्प और उथल-पुथल से भरी रहती थी। चलिए देखते हैं कि किसका इलाका कहाँ तक फैला था। तो जो चेर राजवंश था, उसका कंट्रोल आज के केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर, मतलब कि पश्चिमी तट पर था। चोलों का गढ़ था कावेरी नदी का उपजाऊ डेल्टा, जो खेती के लिए सोने की खान जैसा था। और पांडे, वे मदुराई को अपनी राजधानी बनाकर दूर दक्षिण में शासन कर रहे थे। मतलब हर किसी का अपना एक मजबूत किला था। लेकिन देखिए, कोई भी सभ्यता सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों से नहीं बनती। उसकी असली नींव होती है उसकी अर्थव्यवस्था। तो चलिए अब देखते हैं कि तमिलकम के लोग अपना जीवन कैसे चलाते थे, उनका आर्थिक ढांचा कैसा था। तो तमिलकम की इस समृद्धि का राज क्या था? असल में इसकी अर्थव्यवस्था 3 बहुत मजबूत खंभों पर खड़ी थी। पहला और सबसे जरूरी था खेतीबाड़ी, जो लोगों का पेट भरती थी। दूसरा था यहाँ का उद्योग, जहाँ के कारीगर अपने हुनर से कमाल की चीजें बनाते थे। और तीसरा था इनका व्यापार, जिसके तार आप यकीन नहीं करेंगे पूरी दुनिया से जुड़े हुए थे। कृषि तो जैसे इस सभ्यता की जान थी, और उन्होंने जमीन का इतना वैज्ञानिक बंटवारा किया था कि सुनकर हैरानी होती है। उपजाऊ जमीन, जिसे वो मरुतम कहते थे, उस पर खेती होती थी। और जो सूखी जमीनें थीं, जैसे पलाई, उन्हें पशुपालन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो अर्थव्यवस्था का एक और बड़ा हिस्सा था। और यहाँ के कारीगरों के हाथों में तो जैसे कोई जादू था। वे इतना बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा बनाते थे कि उसकी क्वालिटी की चर्चा दूर दूर तक थी। इन कपड़ों की मांग सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े बाजारों में थी। और इसी हुनर ने उन्हें ग्लोबल मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया। यहाँ के बंदरगाहों से बड़े बड़े जहाज, कीमती मसाले, बेशकीमती मोती और ये शानदार कपड़े लादकर सीधा रोमन साम्राज्य तक पहुंचते थे। सोचिए, इस व्यापार ने तमिलकम को कितना अमीर और शक्तिशाली बना दिया होगा। लेकिन पैसा, राजनीति, व्यापार, ये सब तो ठीक है। आखिर आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? वे कैसे रहते थे? क्या खाते पीते थे? उनका रहन सहन कैसा था? चलिए अब तमिल समाज के अंदर झांक कर देखते हैं। यहाँ का समाज ना कई मायनों में काफी अलग था। उत्तर भारत की तरह यहाँ बहुत ज्यादा कठोर जाति व्यवस्था नहीं थी। समाज ज्यादा खुला और लचीला था। लोग जिंदगी का भरपूर मजा लेते थे। अच्छा खाना पीना, सुंदर कपड़े पहनना और मनोरंजन के लिए शिकार से लेकर कुश्ती, नाटक, नाच गाना सब कुछ था। और अब हम आते हैं तमिलकम की सबसे कीमती और अमर विरासत पर, यानी इसके साहित्य पर। देखिए, अगर हमें उस दौर की आत्मा को समझना है तो हमें उसके साहित्य को जानना ही होगा, जिसे हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ कविताएं या कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये उस दौर का एक आईना है जिसमें हमें उस समय के लोगों के प्यार, उनकी लड़ाइयों, उनके समाज और उनकी सोच की एक बहुत गहरी झलक मिलती है। इस साहित्यिक खजाने में कुछ ऐसे हीरे हैं जैसे कि तोलकाप्पियम, जो सिर्फ व्याकरण की किताब नहीं बल्कि उस समय के समाज का एक पूरा दस्तावेज है। और फिर हैं शिलप्पादिकारम और मणिमेखलई जैसे महाकाव्य,
जिनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और तमिल संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन चुकी हैं। और इसी साहित्य के उपजाऊ जमीन से एक ऐसे आंदोलन ने जन्म लिया जिसने पूरे दक्षिण भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये था भक्ति आंदोलन। ये सिर्फ एक धार्मिक लहर नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति थी। इसने भगवान और भक्त के बीच एक सीधा प्यार भरा रिश्ता बनाया और आध्यात्मिकता को ऊंचे मंदिरों से निकालकर आम लोगों के बीच ले आया। इस आंदोलन के दो मुख्य स्तंभ थे। एक तरफ थे आलवार, जो भगवान विष्णु की भक्ति में डूबे थे, और दूसरी तरफ थे नयनार, जो भगवान शिव के उपासक थे। इनमें आंडाल जैसी महान महिला कवयित्री और अप्पार जैसे लोकप्रिय कवि शामिल थे। इनके लिखे हुए भावुक भजनों ने भक्ति के संदेश को हर घर, हर दिल तक पहुंचा दिया। तो कुल मिलाके हमने क्या देखा? प्रारंभिक तमिलकम कोई मामूली जगह नहीं थी। ये एक जीती जागती, धड़कती हुई सभ्यता थी, जिसके पास शक्तिशाली साम्राज्य थे, दुनिया से जुड़ी एक मजबूत अर्थव्यवस्था थी और एक ऐसी साहित्यिक विरासत थी जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि ये प्राचीन दुनिया आज भी कितनी जिंदा है। इसकी कहानियां, इसकी भाषा और इसकी परंपराएं आज भी दक्षिण भारत की पहचान को किस तरह से बना और बिगाड़ रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई में बनता है।